हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का ज्योग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हमारी जो भारत का जो ह्यूमन ज्योग्राफी की पुस्तक है, भारत लोक और अर्थव्यवस्था, उसमें हम चैप्टर 4 को डिस्कस कर रहे हैं, यानी मानव बस्तियों के बारे में। और इसमें हमने प्रीवियस सेशन में जो ग्रामीण बस्तियां हैं, रूरल सेटलमेंट है, उनके बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। और इसमें हमने प्रकार देखे थे, 4 प्रकार की बस्तियों के बारे में डिस्कस किया था। और उसमें हमने ये सारी चीज़ें देखी थी कि ग्रामीण बस्तियों का जो प्रकार है और वो किस किस भौगोलिक क्षेत्र में इनका फैलाव है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो ग्रामीण बस्तियों के संबंध में हमने जो वेरियस पैटर्न देखे थे, और जो कौन कौन से कारक है जो ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करते हैं, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिनकी वजह से इनका आकार डिसाइड होता है, तो ये सारी चीज़ें हमने जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया था। और इसमें हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इंडिया के जो ज्योग्राफिकल लैंडस्केप है वहाँ पे किस टाइप की बस्तियों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हमने डिटेल से डिस्कस किया है। तो यदि इस चैप्टर को डिस्कस मतलब इस सेशन को देखा है या नहीं देखा है, तो उससे पहले आप जरूर जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है, जो फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें आप आदिवासी के टॉपिक को डिस्कस कीजिए, देखिए डिटेल से। उसमें आपके सारी जो पैटर्न से संबंधित या कोई जो जियोग्राफिकल लोकेशन है या फैक्टर है या कौन कौन से प्रॉब्लम्स है रूरल सेटलमेंट के इंडिया में, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। इसमें हम केवल इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बस्तियों के प्रकार है उनको डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, और आज हम अगले सेशन में नगरीय बस्तियों के बारे में देखेंगे कि जो इंडिया में जो नगरीय बस्तियां हैं उनका क्या पैटर्न है, उनका डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस है, और प्रेजेंट टाइम में क्या सिनेरियो है। ठीक है, तो चलिए आज का इस सेशन स्टार्ट करते हैं, नगरीय बस्तियां। तो इसमें हम देखते हैं कि ग्रामीण बस्तियों के विपरीत नगरीय बस्तियां सामान्यतः सहंत और विशाल आकार की होती है। ये बस्तियां अनेक प्रकार के अकृषि आर्थिक प्रशासकीय कार्यों में संलग्न होती है, यानी यहाँ पे कृषि से संबंधित कार्य नहीं होता, आर्थिक और प्रशासकीय कार्य होते हैं। ठीक है, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, नगर अपने चारों ओर के क्षेत्रों में प्रकार्यात्मक रूप से जुड़ा हुआ होता है, अतः वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय कई बार प्रत्यक्ष रूप से और कई बार मंडी, शहरों और नगरों की श्रृंखला के माध्यम से संपन्न होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ग्रामीण इलाके से प्याज की गाड़ी लेके शहर में बेचने के लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पे शहर में मंडी और इस टाइप की जो श्रृंखलाएं होती है, जो चैन बनती है व्यापारियों की। ठीक है, इस प्रकार नगर गांवों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से जुड़े हुए होते हैं, और वे परस्पर भी जुड़े हुए होते हैं। आप मानव भूगोल के मूल सिद्धांत नामक पुस्तक के अध्याय 10 में नगरों की परिभाषा देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने को मिलेगी, लेकिन हम एक बार वापस यहाँ पे दोहरा लेते हैं कि जो 1991 का पॉपुलेशन सेंसस है, जनसंख्या गणना, जो सॉरी जनसंख्या के आंकड़े हैं, उसमें 4 कैटेगरी में जो 4 कैटेगरी डिसाइड की हुई है, उसके आधार पर हम किसी भी लोकेशन पर जो मानव बस्तियां हैं उनको नगर मानेंगे। पहला है, वहाँ पे कोई कैंटोनमेंट बोर्ड होना चाहिए, म्यूनिसिपल जो हेडक्वार्टर होना चाहिए, या जो नोटिफाइड टाउन एरिया प्लानिंग का कुछ एरिया होना चाहिए। ठीक है, तो पहली कैटेगरी ये थी। दूसरी ये थी कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में होना चाहिए। ठीक है, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में होना चाहिए। उसी प्रकार से 75% पॉपुलेशन है वहाँ पे अकृषि कार्य यानी नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में संलग्न हो। उसी प्रकार से जो टोटल पॉपुलेशन है वो 5,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक तो ये 4 कैटेगरी याद रखनी है आपको, और दूसरा कौन से पॉपुलेशन सेंसस के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया है ये याद रखना है। कभी भी स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो भारत में नगरों की परिभाषा है वो 1991 के पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड की है, और नगरीय क्षेत्र को डिसाइड करने के लिए 4 पैरामीटर को डिसाइड किए गए हैं, माने गए हैं। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन राइट होंगे। यदि यहाँ पे 1971 कर दे या 2001 कर दे, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ये याद रखना इंपॉर्टेंट, रट लो इसको। 1991 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको किसी भी एग्जाम में कभी भी। ठीक है, उसके बाद में हम देखें नगरों का विकास। अब तो नगरों का विकास है जो, ऐसा तो है नहीं कि नगरों का विकास 1 शताब्दी या 2 शताब्दी में हो गया, 100 या 200 वर्षों में हो गया। ठीक है, तो इनका जो प्रोसेस है वो बहुत तो पुराने टाइम से चला आ रहा है। ठीक है, जैसे भारत में नगरों का अभ्युदय प्रागैतिहासिक काल से हुआ है। यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता के युग में भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर अस्तित्व में थे। इसके बाद के समय में नगरों का विकास नगरों के विकास का साक्षी है। ठीक है, अब हम जो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं उसमें जो वेरियस लोकेशन है, जैसे मोहनजोदड़ो है, ठीक है, उसके बाद में कालीबंगा है, रोपड़ है, धोलावीरा है। ठीक है, तो इस टाइप के जो नगर बसे थे उस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद में यूरोपियों के भारत में आने
तक आवधिक उतार चढ़ाव से भरा रहा। यानी कभी यूरोपियंस की डचों की स्ट्रीम आई, कभी फ्रांसीस आए, कभी ब्रिटिश आए, ठीक है। तो ये जिस जिस लोकेशन पर आके बसे वहाँ पे नगरों का थोड़ा बसाव हुआ, ठीक है। कई बार बने, कई बार उजड़े, ठीक है। विभिन्न युगों में अनेक उनके विकास के आधार पर भारतीय नगरों को इस प्रकार से प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब प्राचीन नगर कौन से होंगे? जिन भारत में 2000 से अधिक वर्षों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले अनेक नगर है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल धार्मिक हो या सांस्कृतिक केंद्र हो, जैसे वाराणसी है। उसी प्रकार से प्रयाग इलाहाबाद है, पाटलिपुत्र पटना है, ठीक है। पाटलिपुत्र हम जो कौन से जो 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ते हैं उस समय पढ़ते हैं, मदुरई के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये है। उसी प्रकार से मध्यकालीन नगर है, ठीक है। वर्तमान से लगभग 100 नगरों का विकास, ठीक है, मध्यकाल से जुड़ा हुआ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई रजवाड़ों या राज्यों का मुख्यालय हुआ हो, या किला नगर हुआ हो, ठीक है, जिसका निर्माण खंडरों पर हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली का है, तो दिल्ली का निर्माण है जो ऐसा बोलते हैं कि दिल्ली 7 बार बनी थी और बिगड़ी थी, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में जो फॉर्म है दिल्ली का वो 7वां है, ठीक है। उसी प्रकार से दिल्ली है, हैदराबाद है, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर, ये सभी नगर है जो कहीं ना कहीं एक शासक आता था, नगर बसाता था, दूसरा शासक आता था, उसको तहस नहस कर देता था। और कोई तीसरा शासक वापस अपना जो खोया हुआ साम्राज्य वापस करता, प्राप्त करता, तो वहां पे वो नगर बसा देता था। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता था। और वर्तमान में भारत में 100 से अधिक नगर है। उसी प्रकार से आधुनिक नगर। अब आधुनिक नगरों में अंग्रेजों और अन्य यूरोपियों ने भारत में अनेक नगरों के विकास किए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो सबसे पहले कोस्टल बेल्ट पे आए थे, ठीक है। यहाँ पे वो व्यापारिक बंदरगाह के रूप में स्थापित किए थे। तो तटीय स्थानों पर सर्वप्रथम सूरत है, दमन, गोवा, पांडिचेरी इत्यादि जैसे व्यापारिक पतन विकसित किए हैं। अंग्रेजों ने बाद में 3 मुख्य नोडों यानी मुंबई, यानी जिसे बम्बई बोलते हैं, चेन्नई जिसे मद्रास बोलते हैं, कोलकाता जिसे कलकत्ता बोलते हैं, में अपनी पकड़ मजबूत की और उनका अंग्रेजी शैली में निर्माण किया है, ठीक है। अब अंग्रेजी शैली में फॉर एग्जांपल जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल बना हुआ है, ठीक है। और जो बॉम्बे का जो मेन रेलवे स्टेशन है, ठीक है, उसकी जो इमारतें हैं वो ब्रिटिश काल में बनी हुई है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये जो अंग्रेजों के आने के बाद में और जो यूरोपियंस के आने के बाद में जो भी नगरों का विकास हुआ है, तो उनको हम आधुनिक नगर बोलेंगे। ये इंडिया की बात नहीं हो रही है, पूरे विश्व में भी ये सीन है। अंग्रेज और जो यूरोपियंस और जो दूसरे देशों के जो औपनिवेशिक सत्ताएं जिस देश में गई थी और वहाँ पे नगर बसाए थे, वो सभी इस पर करती गए हैं, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट है कि अपनी प्रभाविता को प्रत्यक्ष रूप से और रजवाड़ों पर नियंत्रण के माध्यम से तेजी से बढ़ते हुए प्रशासनिक केंद्रों, ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थलों के रूप में पर्वतीय नगरों को स्थापित किया। अब अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ पे ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल टाइप की ऐसी कोई चीजें नहीं थी, ठीक है। जिस राजा का राज्य था उसके बाहर वो नहीं जाता था, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद में क्या हुआ कि अंग्रेजों की जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ी कोल्ड, ये जो जो शीतोष्ण कटिबंधीय टाइप की है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय, यहाँ पे जो अंग्रेज है वो गर्मी सहन नहीं करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, जैसे शिमला है, इस टाइप के जो हिली एरिया वहाँ पे नगरों को बसाया, ठीक है। 1850 के बाद में जो आधुनिक नगरों का जन्म हुआ, जमशेदपुर इसका एक उदाहरण है। ये एक औद्योगिक नगर है, ठीक है। इसकी स्थापना 1907-8 में हुई थी, जमशेदजी टाटा ने की थी आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो प्रशासनिक नगर है, जैसे चंडीगढ़ है, भुवनेश्वर है, गांधीनगर है, दिसपुर है इत्यादि औद्योगिक केंद्रों जैसे दुर्गापुर है, भिलाई है, सिंदरी है, बरौनी रूप में विकसित हुए, ठीक है। ये सिंदरी है। सिंदरी भारत का पहला उर्वरक कारखाना है, याद रखना, ठीक है। सिंदरी भारत का पहला उर्वरक कारखाना है, ठीक है। कुछ पुराने नगरों, महानगरों के चारों ओर अनुषंगी नगरों के रूप में विकसित हुए हैं, जैसे दिल्ली के चारों ओर गाजियाबाद, रोहतक, गुरुग्राम, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते निवेश के साथ पूरे देश में बड़ी जनसंख्या के मध्यम और छोटे नगरों का विकास हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद में ये तो हमने पिक्चर देख ली कि जो प्रोसेस था भारत में नगरीकरण का वो ये था। उसके बाद में भारत में नगरीकरण का प्रोसेस क्या है। भारत के नगरीकरण के स्तर का माप कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, और उसमें हम जो अर्बन पॉपुलेशन है उसको सॉरी अर्बन पॉपुलेशन कितनी है और उसमें टोटल पॉपुलेशन कितनी है उसको डिवाइड करते हैं तो टोटल नगरीय पॉपुलेशन आती है। 2011 में भारत में नगरीकरण का स्तर 31.16, ठीक है, 31.16%। ये डाटा एज इट इज याद रखना है, ठीक है। 16 का 17 भी नहीं होना चाहिए, एग्जाम में ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछते हैं। जो विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या 11 गुना बढ़ी है। नगरीय केंद्रों के विवर्धन और नए नगरों के आविर्भाव ने देश के नगरीय जनसंख्या में वृद्धि की है और नगरीकरण में सार्थक भूमिका निभाई है, ठीक है। तालिका 4.1 देखते हैं यहाँ पे।
तालिका 4.1 है नगरीकरण की प्रवृत्तियां 1901 से 2011 के बीच में। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं 1901 में नगरीकरण के डाटा नहीं थे, 1911 में 0.35% पॉपुलेशन नगर में रहती थी। ठीक है, और जो कुल जनसंख्या, कुल नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर है, यानी 10 की वृद्धि दर है। ठीक है, तो नहीं, यहाँ पे 10 की वृद्धि दर की बात नहीं हो रही है, जो टोटल पॉपुलेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी हुई है। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो उसी प्रकार से 1951 में देखते हैं, ये डाटा इंपॉर्टेंट है। तो 1951 में जो कुल नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज है वो 17.2 रहा था, लेकिन जो 10 की वृद्धि दर है वो 41.42 रही थी। ठीक है, और यहाँ पे 10 की वर्दी दर यही है, और उसी प्रकार से टोटल पॉपुलेशन है वो ये है। ठीक है, सॉरी, एक बार वापस देखते हैं, डाटा कंफ्यूजिंग हो गए। ठीक है, तो इसमें जो 1901 में जो टोटल पॉपुलेशन थी उसका 10.84% नगरों में रहता था। उसी प्रकार से 1911 में 10.29% रह रहा था। ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन कम हुई है। तो ये जो 10 की वर्दी दर थी वो 0.35 रही थी। उसी प्रकार से 1951 में 17.29% पॉपुलेशन नगरों में रहती थी, और 10 की वर्दी दर थी वो 41.42% थी। ठीक है, तो उसके बाद में नेक्स्ट हम 1961 के देखते हैं, तो थोड़ी बड़ी है, 17.97 हुई है, और 26.41 10 की वर्दी दर रही है। 10 की वर्दी दर घटी है स्वतंत्रता के बाद में। 1971 में 1991 रही है, 19.91 रही है नगरीय जनसंख्या, और उसी प्रकार से 38.23 यानी बढ़ी है, 26 से 38 हो गई है 10 की वर्दी दर। उसी प्रकार से 1981 में 23.34% पॉपुलेशन नगरों में रहती थी, और 46.14% पॉपुलेशन जो ग्रोथ है 10 की डेकेडल ग्रोथ रेट है वो रही है। ठीक है, तो मैक्सिमम डेकेडल ग्रोथ रेट है वो 46.14 रही है। कब रही है? 1981 में। ठीक है, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, उसी प्रकार से 1991 में आपकी 25.71% पॉपुलेशन शहरों में रहती थी, और 36.46% ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1981 के बाद में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 10 की वृद्धि दर वो लगातार घट रही है। ठीक है, कैसे? 1981 में थी 46.14%, 1991 में हुई है 36.47%, 2001 में हो गई आपकी 31.13%, 2011 में हो गई 31.08%। ठीक है, तो 2001 में जो नगरीय जनसंख्या थी वो 27.78 थी, और 2011 में ये बढ़ के 31.16 हो गई है। यानी जो नगरीय जनसंख्या का ग्रोथ रेट है वो तो बढ़ रहा है। ठीक है, जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो नगरों में ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन जो 10 की वृद्धि दर है वो कहीं ना कहीं घट रही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि हो सकता है कि 2001 में जो गांवों से शहरों की ओर पॉपुलेशन गई है वो 500 पॉपुलेशन गई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लेते हैं कि 1991, 2001 और 2011 की बात करें। ठीक है, तो मान लें कि 1991 में जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में 1000 लोग गए। ठीक है, और 2001 में ये पॉपुलेशन आपकी 700 हो गई, और 2011 में ये पॉपुलेशन 500 हो गई। एक बार मान लेते हैं कि इतनी पॉपुलेशन ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में गई है। ठीक है, तो अब 1991 के बाद में 1000 व्यक्ति गए हैं, उसी प्रकार से 2001 में 700 गए हैं, 2011 में 500 गए हैं, यानी ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में लोग तो गए हैं। ठीक है, लेकिन लोगों के जाने का जो रेशियो है वो कम है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन तो ग्रोथ होगी। ठीक है, कुल नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज तो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि पॉपुलेशन निरंतर जा रही है ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में कम जा रही है या ज्यादा जा रही है, उसके आधार पर 10 की वृद्धि दर का डिसाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो 1981 के बाद में, ठीक है, 1981 के बाद में कंटिन्यू जो 10 की वृद्धि दर है वो डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं जनसंख्या आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। ठीक है, अब भारत की जनगणना में नगरों को 6 वर्गों में वर्गीकृत करती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि तालिका 4.2 में प्रदर्शित किया गया है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि जो वर्ग है यानी क्लास है वो 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, अब जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो किस वर्ग में रहती है? जो एक में रहती है, 1 लाख से अधिक में रहती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो सबसे कम पॉपुलेशन है वो क्लास 6 नंबर सिटी में रहती है, जहाँ पे 5000 से कम रहती है। सेकंड में फिर सॉरी फिफ्थ नंबर में 5 से 9,999। उसी प्रकार से क्लास 4 में 10,000 से 19,999। उसी प्रकार से क्लास थर्ड में 20,000 से 49,999। तो ये क्लास 6 से क्लास 1 की तरफ बढ़ती जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से शहरों की सबसे ज्यादा संख्या कौन से
वर्ग के नगरों में है। तो यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है याद रखने की है कि जो क्लास 5 है उससे हम क्लास 1 की तरफ जाएंगे तो कंटिन्यू नगरों की संख्या घटेगी। ठीक है। और सबसे लास्ट में नगरों की संख्या, सबसे कम संख्या कहाँ पे मिलेगी हमें? वर्ग 6 में मिलेगी। ठीक है। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि क्लास 5 से, ऐसे तो याद रहेगा नहीं आपको पर्टिकुलर अलग अलग, तो ये एक बात माइंड में बिठा लेनी है कि यदि शहरों की संख्या पूछे तो वो क्लास 5 से लेकर क्लास 1 की तरफ कंटिन्यू घटेगी। ठीक है। सबसे ज्यादा जो संख्या है शहरों की वो क्लास 5 में है। ठीक है। उसी प्रकार से सबसे कम कहाँ पे है? क्लास 6 में है, ये बात याद रखनी है। उसी प्रकार से कुल शहरी जनसंख्या हजारों में। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज याद रख लेंगे तो हमें ये सारी चीजें पता चल जाएगी। ठीक है। तो इसी प्रकार से हम देखें तो परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 60, 10, 15, 8, 4 और 0.51 है। ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो 60.45 है, ये क्लास 1 में रहती है। उसी प्रकार से सेकेंड नंबर पर कौन सी क्लास है? थर्ड नंबर क्लास है। उसी प्रकार से थर्ड नंबर पर कौन सी है? सेकंड है। ठीक है। यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या इसमें रहती है। उसी प्रकार से सेकंड नंबर पे कौन है? तीसरा वर्ग। थर्ड नंबर पे कौन है? दूसरा वर्ग। ठीक है। उसी प्रकार से फोर्थ नंबर पर चौथा है, पांचवें नंबर पर पांचवा है और छठे नंबर पर छठा है। तो आपको शुरुआत के तीन याद रखने हैं। ठीक है। क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड और क्लास थर्ड। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या क्लास 1 में रहती है, सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा जनसंख्या क्लास 2 में रहती है और थर्ड नंबर पर क्लास, सॉरी, सेकंड नंबर पर पॉपुलेशन है वो क्लास थर्ड में रहती है और थर्ड नंबर पर क्लास सेकंड में पॉपुलेशन रहती है। ठीक है। डाटा थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप ये परसेंटेज देख लीजिए। ठीक है। ये क्लास 1 का है, ये क्लास सेकंड का है, ये क्लास थर्ड का है। ठीक है। तो ये इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट है आपके, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एक बार वो देखते हैं। ठीक है। कि आपसे या तो ये पूछ लेंगे कि जो जनसंख्या का आकार है वो क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेंगे कि एक में क्या है, दो में क्या है, तीन में क्या है। दूसरा शहरों की संख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं। तीसरा जनसंख्या परसेंटेज क्या है, नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज कौन सा है, यानी एक वर्ग एक में कितना परसेंट पॉपुलेशन रहती है, वर्ग 5 में कितना परसेंट पॉपुलेशन रहती है, वर्ग 6 में कितना परसेंट पॉपुलेशन रहती है। ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से बन सकता है, आपको थोड़ा एनालिटिकल वे में इन चीजों को क्लियर करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर केंद्रों को नगर अथवा प्रथम वर्ग के नगर कहा जाता है। ठीक है। 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर और 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेगा नगर कहते हैं। ठीक है। अभी ये महानगर, मेगा नगर और ये सारी चीजें हमने, मिलियन सिटी, विश्व नगरी, ये सारी चीजें हमने फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर डिस्कस किया था, ह्यूमन सेटलमेंट, उस पुस्तक में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। ठीक है। तो इन कॉन्सेप्ट के लिए आप जरूर एक बार उस बुक को भी डिस्कस करना, उन वीडियोस को भी देखना। और मैं तो कहूँगा आप इन वीडियो को देखने से पहले आप उन वीडियो को जरूर देखिए एक बार के, क्योंकि वहाँ पे रूरल और अर्बन सेटलमेंट के बारे में बेसिक चीज़ें दे रखी है, जैसे महानगर, मेगा नगर, ये कॉन्सेप्ट किसने दिए, कब दिए, गार्डन सिटी क्या है, नया शहर, नया पुष्प क्या है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल से दे रखी है। नेक्स्ट है बहुसंख्यक महानगर और मेगा नगर नगरीय संकुल है। एक नगरीय संकुल में निम्नलिखित तीन संयोजक में से किसी एक का समावेश होता है। ठीक है। अब नगरीय संकुलन क्या होता है कि पहला तो एक नगरीय उनका संलग्न नगरीय बहिर्वर्त होता है, यानी ये नगर है और उसका आउटवर्ड ग्रोथ हो रही है। ठीक है। उसके बाद में बहिर्वर्त आउटवर्ड ग्रोथ के सहित अथवा रहित दो अथवा अधिक संस्पर्शी नगर, यानी ये या तो ये पोजीशन हो जाए या फिर एक नगर यहाँ पे, एक नगर यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। कोई यहाँ पे बीच में हाईवे है, दोनों तरफ नगर बनते जा रहे हैं, तो एक टाइम आएगा ये दोनों एक मिल जाएंगे, नगर बन जाएंगे। एक अथवा अधिक संलग्न नगरों के बहिर्वर्त ग्रोथ या संस्पर्शी प्रसार। ठीक है। तो इसी का एक फॉर्मेट ये है कि या तो ये दोनों में आपस में मिल जाएंगे या एक दूसरे से स्पर्श कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पे है कि तालिका 4.2 में स्पष्ट है कि भारत की 60% नगरीय जनसंख्या प्रथम वर्ग के नगरों में रहती है, हमने यहाँ पे पढ़ा था, वर्ग प्रथम और 60% से अधिक। ठीक है। इन 468 नगरों में से 53 नगरीय संकुल महानगर है, इनमें से 6 मेगा नगर है। ठीक है। जिसमें से प्रत्येक की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। अब हमने यहाँ पे 468 सिटीज देखी थी। ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे देखिए हमने, यहाँ पे 468 है। ठीक है। अब 468 में से कितनी? 53। ठीक है। 53 ये तो टोटल है। ठीक है। अब 53 यहाँ पे क्या है? महानगर है। ठीक है। 53 में से भी 6 है वो मेगा नगर है। ठीक है। महानगर और मेगा नगर की डेफिनेशन क्या है कि महानगर में तो पॉपुलेशन 10 से 50 लाख के बीच में होगी,
ठीक है, और 50 लाख से अधिक होगी। तो प्रथम वर्ग में क्या है कि 1 लाख से अधिक पॉपुलेशन वाले इंडिया में कितने शहर है? 468। अब 10 लाख से 50 लाख के बीच में पॉपुलेशन वाले कितने शहर है? यानी ये 1 से 10 के बीच में है, ठीक है। एक 10 लाख से 50 लाख के बीच में पॉपुलेशन के कितने शहर है इंडिया में? 53 है। उसी प्रकार से 50 लाख से अधिक पॉपुलेशन के कितने शहर है? ठीक है, वो है आपके 6, ठीक है। तो ये आपके टोटल 50 हो गए, ठीक है। 50 लाख से अधिक वाली जनसंख्या के कितने शहर हो गए? 6 हो गए। इनको हम मेगा नगर बोलते हैं। महानगर 53 है, और टोटल क्लास फर्स्ट में 467 कहने का मतलब 468 नगर है टोटल। उसी प्रकार से पांचवें भाग से अधिक यानी 21% से ज्यादा नगरीय जनसंख्या इन मेगा नगरों में रहती है, ठीक है। मेगा नगर यानी जो 6 सिटी पढ़े थे हमने, ठीक है। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का पांचवा हिस्सा 6 शहरों में रह रहा है, मेगा नगर में, ठीक है। 1 करोड़, इसमें से 1 करोड़ 84 लाख लोगों के साथ वृहद मुंबई सबसे बड़ा नगरीय संकुल है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद देशों के अन्य मेगा नगर है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण, ठीक है। तो कौन कौन से कार्य है ऐसे जो नगरों में किए जाते हैं, ठीक है। अपने केंद्रीय अथवा नोडीय स्थान की भूमिका के अतिरिक्त अनेक नगर एवं शहर एवं नगर विशेषकर सेवाओं को निष्पादन करते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं डायरेक्ट। पहला है प्रशासनिक शहर, जहाँ पे प्रशासनिक मुख्यालय होते हैं। जैसे चंडीगढ़ है, वो हरियाणा और पंजाब की राजधानी। नई दिल्ली है, इंडिया की कैपिटल है। भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, ठीक है। तो ये किसी राज्य की राजधानी हो या किसी देश की, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली है, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है औद्योगिक नगर, जहाँ पे मुख्यतः औद्योगिक कार्य होते हैं। जैसे मुंबई है, सलेम है, सॉरी सैलम है, कोयम्बटूर है, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई इत्यादि, ये सारे औद्योगिक नगर है। परिवहन नगर, परिवहन नगर में पतनों जो मुख्यतः आयात और निर्यात के कार्यों से संलग्न होते हैं। जैसे कांडला, कोची, कोझिकोड, विशाखापट्टनम इत्यादि, ठीक है। धूलिया, मुगलसराय, इटारसी, कटनी। वाणिज्यिक नगर, वाणिज्यिक नगर की विशेषता है कि वहाँ पे व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियां होती है। कोलकाता, सहारनपुर, सतना इत्यादि है। खनन क्षेत्र में जैसे वहाँ पे कोई आयरन ओर हो या बॉक्साइट हो, मैग्नीज हो, इनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। जरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली, ये सारी चीजें। गैरीसन यानी छावनी नगर, छावनी नगर में जैसे अंबाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर, ये सारे कहाँ पे? जहाँ पे आर्मी के हेडक्वार्टर हो, ठीक है, आर्मी बटालियन रहती हो। नेक्स्ट है यहाँ पे जो स्मार्ट सिटी मिशन है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट है धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। तो धार्मिक और सांस्कृतिक नगर में सबसे पहले जैसे वहाँ पे कोई धर्म से संबंधित हो, फॉर एग्जाम्पल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ठीक है। तो इस टाइप के जो धार्मिक मुख्यालय हैं, जैसे वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरै, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, ठीक है। तो ये सारे धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है, ठीक है, जिनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। शैक्षिक नगर यानी जहाँ पे एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटर बने हुए, जैसे रुड़की है, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, इलाहाबाद, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आईआईटीज, आईआईएम्स है, ठीक है। उसी प्रकार से पर्यटन नगर, पर्यटन नगर जैसे नैनीताल है, मसूरी, शिमला, पंचमंडी, जोधपुर, जैसलमेर, उदगमंडल, ठीक है। ऊंटी है जो नीलगिरी के पहाड़ियों पर स्थित है। माउंट आबू का पर्यटन गंतव्य स्थल है, ठीक है। तो अपने प्रकारों में स्थिर नहीं है, ठीक है। नगर अपने प्रकारों में स्थिर नहीं है, उनके गतिशील स्वभाव के कारण में परिवर्तन होता जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पर्यटन ज्यादा आएंगे तो यहाँ पे हलचल ज्यादा होगी, पर्यटन कम आएंगे तो यहाँ पे हलचल बिल्कुल ही कम होगी। जैसे कोविड के टाइम में ह्यूमन मूवमेंट बंद था, तो ये जो जितने कितने भी पर्वतीय जो पर्यटन नगर थे, सॉरी, वहाँ पे जो सोर्स ऑफ इनकम है इम्पेक्ट हुआ था। उसी प्रकार से विशेषीकृत नगर भी महानगर बनने के बहुपर्यात्मक बन जाते हैं। जो विशेषीकृत नगर होते हैं उनमें प्रक्रियात्मक, ठीक है, यानी जो मल्टी फंक्शनल वर्क होते हैं वहाँ पे बन जाते हैं, जिसमें उद्योग, व्यवसाय, प्रशासन, परिवहन इत्यादि महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रकार्य इतने अंतर्ग्रस्थित होते होते जाते हैं कि नगर को किसी विशेष कार्य वर्ग में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये आपका जो नगरियों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण था। उसी प्रकार से यहाँ पे स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में देखते हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन का क्या काम है, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों को बढ़ावा देना, जो अ, आधारभूत सुविधाओं, साफ और सतत पर्यावरण और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करे। स्मार्ट शहरों की एक विशेषता आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं के लिए स्मार्ट समाधानों को लागू करना, जिसमें क्षेत्रों को प्राकृतिक आपदाओं के कम जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में बनाया जा सके। साथ ही साथ कम संसाधनों का उपयोग और सस्ती सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। इन इस योजना में सतत एवं समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस योजना के उद्देश्य एक ऐसे संलग्न क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना जो मॉडल के रूप में अन्य बढ़ते हुए शहरों के लिए लाइट हाउस का काम करे। अब फॉर एग्जांपल सिटी स्मार्ट सिटी मिशन की ये सारी बातें बोली, इनको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम में इंडियन जो अर्बन पॉपुलेशन है वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है। कि यहाँ पे एक तो कच्ची बस्ती का निर्माण हो जाता है,
ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो पानी है, स्वच्छ पीने का पानी है, वो नहीं मिलता है, लाइट नहीं मिलती है। उसी प्रकार से जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है, फॉर एग्जांपल नॉइस पॉल्यूशन होता है, ट्रैफिक जाम होते हैं। उसी प्रकार से जो वायु प्रदूषण हो जाता है, वेरियस जो गैसें होती है, ठीक है, मोटर वाहनों से, व्हीकलों से निकलती है, उस वजह से। उसी प्रकार से जो सीवेज सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये इन सारी प्रॉब्लम की वजह से ह्यूमन का हेल्थ पे नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। जो ह्यूमन की वर्क एफिशिएंसी होती है उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। और मेल जो सॉरी फीमेल कैंडिडेट है उनके विरुद्ध जो मिस हैपनिंग होती है, ठीक है, उनके साथ जो प्रतिकूल व्यवहार होता है, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम है, जो सामाजिक प्रॉब्लम है, ठीक है। और उसी प्रकार से रोजगार के संसाधनों का जो कहने का मतलब जो केंद्रीकरण हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम से उभरने के लिए ज़्यादा फोकस फिजिकल और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम पे दिया जा रहा है, ठीक है। और इसी प्रकार से ये यदि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए भी अच्छा माहौल रहेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी रहेगी, ठीक है, रोड लाइटें अच्छी होगी, तो वहाँ पे जो नाइट में भी आने जाने का मूवमेंट है वो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम है, इनको दूर करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन लाया गया है, ठीक है। अब इंडिया में जो 53 देश है, ठीक है, टोटल कितने 53 जो कहने का मतलब कितनी महानगर पढ़े थे हमने, ठीक है। महानगर के बाद में मेगा नगर पढ़े थे हमने, एक बार यहाँ पे वापस देखते हैं। जो महानगर देखे थे ना, 50 लाख से अधिक पॉपुलेशन, वो तो मेगा नगर की है। 10 लाख से 50 लाख के बीच में जो महानगर है ना, उनकी ये लिस्ट दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, टोटल 53 देश है। तो इनका स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल श्रीनगर, लुधियाना, अमृतसर, चंडीगढ़, फरीदाबाद, दिल्ली, ठीक है, जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। एक बार इस लिस्ट को अब ऐसा तो है नहीं कि पर्टिकुलर पूछ लेंगे, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में है तो राजस्थान में राजस्थान के कौन कौन से शहर है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है। कोटा के बाद में नेक्स्ट आएगा पटना, कोलकाता, आसनसोल, जमशेदपुर, रांची, दुर्गापुर, जबलपुर, मदुरई, चेन्नई, कोलम, कानपुर। और उसके बाद में विजयवाड़ा है, औरंगाबाद है, पुणे। और राजस्थान के 3 शहर है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और रैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए हुए हैं शायद, मेरे हिसाब से नहीं, रैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है, ऐसे ही दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि जयपुर, जोधपुर और कोटा 3 सिटी है वो महानगर में आती है, ठीक है, मेगा नगर नहीं, महानगर, जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से 50 लाख के बीच में हो, ठीक है। तो ये बात आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है, मानव बस्तियाँ, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट 5th नंबर चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज के इस सेशन में इतना ही है। वीडियो को आप लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और इस यूट्यूब चैनल को, जियोग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।